गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनिता तिवारी आपकी फिजिक्स की टीचर। मैं आज से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। मैं आपको कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका पहला चैप्टर बच्चों क्या है, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमको पढ़ना क्या है, आवेश के बारे में, और दूसरा क्या, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो जो हमारा चैप्टर है पहले उन्हीं बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अदर चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चों, आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप चार्ज। चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये होता कैसे है, कैसे कार्य करता है। चलिए, इसकी डिफिनीशन क्या है, किसी वस्तु का वैद्युतमय हो जाना ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। एक सिंपल ही परिभाषा है ये, क्या है, किसी वस्तु का वैद्युतमय हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका आवेश कहलाता है। बच्चों, कुछ वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कैसे कि वैद्युतमय हो जाने पर ही आवेश होगा आपका। पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, 2500 ईसा पूर्व में थेल्स ने क्या किया, जब अंबर को और ऊन को क्या किया, इन्होंने अंबर और ऊन को लिया और परस्पर क्या किया, रब किया, मतलब रगड़ा। तो इन्होंने देखा ये छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करता था, आकर्षित कर लेता था। जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े आपके तिनके, इनको क्या करता था, आकर्षित करता था। तो इन्होंने कहा ये ऐसा आवेश के कारण होता था। फिर उसके बाद आपका 1786 ईस्वी में गिलबर्ट जी आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, आबनूस की एक छड़ ली और उसको क्या किया, बिल्ली की खाल पर परस्पर रब किया, मतलब रगड़ा। क्या किया, आबनूस की एक छड़ ली जिसको बिल्ली की खाल पर रगड़ा। तो इन्होंने देखा क्या कि वो भी छोटी छोटी वस्तुओं को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो इन्होंने कहा ये भी आवेश के कारण हुआ। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के प्रयोगों पर एक निष्कर्ष निकाला गया। क्या कहा गया कि इन दोनों ने जो प्रयोग किए थे आपका, एक तो आपका थेल्स ने और दूसरा क्या, गिलबर्ट ने, इन दोनों के प्रयोगों पर जो आपका निष्कर्ष निकलता है उस पर क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से, इनमें घर्षण होने से क्या होता है, वैद्युतमय हो जाने का गुण आ जाता है। जब दो वस्तुओं को क्या करते हैं, परस्पर रगड़ते हैं, तो घर्षण के कारण इनमें क्या होता है, वैद्युतमय हो जाने का गुण आ जाता है। और इस गुण को इन्होंने क्या कहा, ये क्या है, आवेश है। देखिए, जब दोनों वैज्ञानिक जो आपके थे, इन्होंने प्रयोग किया, तो इसके आधार पर एक नई परिभाषा इन्होंने दी। क्या कहा कि दो वस्तुओं के परस्पर घर्षण से इनमें वैद्युतमय होने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चों, आवेश कहते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल क्यू से भी व्यक्त करते हैं और कैपिटल क्यू से भी व्यक्त करते हैं। अब आता है इसका मात्रक। सबसे पहले हमको फॉर्मूले की जरूरत है कि फॉर्मूला होता क्या है आवेश का। फॉर्मूला क्या है आवेश का, हमने बच्चों पढ़ा है कि Q बराबर फॉर्मूला आपका होता है Q, चाहे आप स्मॉल क्यू लिखिए चाहे कैपिटल क्यू। Q बराबर फॉर्मूला आपका होता है I इंटू टी। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या माना गया है, कूलाम माना गया है। लेकिन हमने आपको सिखाया है कि आप फार्मूले से भी एक मात्रक निकाल सकते हैं। तो अगर फॉर्मूले से हम मात्रक देखेंगे तो देखिए, ये धारा I है, I का मात्रक क्या, एम्पियर होता है बच्चों, आपको पता है क्या कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और T मतलब समय, समय का मात्रक क्या होता है आपका, सेकंड होता है। तो यहां से हमको दूसरा मात्रक निकल के क्या आता है, कूलाम, अथवा आप क्या लिख लेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड। आपका सेकेंड मात्रक क्या आता है, कूलाम इंटू क्या, एम्पियर इंटू क्या, सेकेंड। मतलब आपको पता क्या चला, आवेश का पहला मात्रक तो आपका क्या होता है, कूलाम होता है, और दूसरा क्या होता है, एम्पियर गुणे सेकेंड। अब बात आती है ये कौन सी राशि है आपकी, स्केलर है अथवा वेक्टर है। तो बच्चों हमें पता है कि आवेश जो होता है ये आपकी अदिश राशि है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती आपकी। आपने पढ़ा है कि आवेश आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। तो आप क्या लिखेंगे, क्वांटिटी आपकी कैसी है, ये क्वांटिटी मतलब राशि, ये कौन सी राशि है आपकी, अदिश राशि है। इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। अब हमें पता करना है, देखिए आवेश तो हमने बता दिया कि हम वस्तुओं को रगड़ेंगे तो उनमें घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण के कारण वो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, विद्युतमय हो जाएंगी, और ये गुण क्या कहलाएगा आपका, आवेश कहलाएगा। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो आवेशित करता कैसे था कणों को। मतलब जैसे कि आपने कहा कि इन्होंने, पहले वाले ने बताया, थेल्स ने, कि जब अंबर को ऊन से रगड़ेंगे तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करेगा। लेकिन करेगा क्यों, ये तो नहीं बताया इन्होंने। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आवेश होता है आपका, इसका टाइप क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो आवेश आपका दो प्रकार का होता है जनरली। पहला आपका धनावेश और दूसरा ऋणावेश। क्या लिखेंगे, पहला आपका क्या होता है, धनावेश,
धनात्मक आवेश या लिखिए धनावेश, और दूसरा क्या आपका ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश के बारे में आपने पढ़ा है क्या? धनावेश मतलब प्लस क्यू और ऋणावेश मतलब माइनस क्यू। अब आपको क्या समझ में आया कि आवेश आपका कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला आपका क्या? धनावेश, और दूसरा आपका क्या? ऋणावेश। हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं जो आपने जनरली वो यूज किया ही है। आपने देखा होगा बचपन में, आपने क्या किया होगा, एक स्केल ली होगी, मतलब एक पटरी ली होगी, और क्या किया, उसको आपने सर पे रब किया, रगड़ा, और आपने छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे उसके सामने, और क्या किया, जैसे ऐसे किया तो कागज के टुकड़े सारे उसमें चिपक गए। तो आपको उस टाइम ये नहीं पता था बच्चों कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब वो क्यों कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था। तो देखिए, जब आप यहाँ पे रब किए अपने बाल पे उसको, पटरी को, तो क्या हुआ, उस पर धनावेश उत्पन्न हो गया, जिससे वो कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो आई होप आपको आवेश के बारे में अब समझ में आया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? कूलाम का नियम। चलिए हम पढ़ते हैं अब क्या कूलाम का नियम। बच्चों, हमारा टॉपिक क्या था? हमने कहा आपको कूलाम का नियम। ये क्या होता है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। अगर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है। ये आपके पेपर में 2 नंबर में भी पूछा गया बच्चों, आपका 4 नंबर में भी पूछा गया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कूलाम का नियम आपका होता क्या है। इसको सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझ लीजिए कि इसको कहते क्या है। इसको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब जो आवेश होते हैं उनका क्या, उनका आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। इस नियम का मेन मुद्दा यही है कि क्या होता है, इसमें आवेशों का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। चलिए पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, या आप कहिए इसका डिफिनीशन नहीं, इसका नियम क्या है, रूल क्या है, वो देख लेते हैं। पहला क्या है आपका, इसमें कहेंगे क्या, कूलाम का नियम कहता क्या है। देखिए, कूलाम का नियम दिया किसने था? एक वैज्ञानिक थे आपके कूलाम, जिन्होंने क्या किया, 1785 ईस्वी में एक नियम दिया, जिसको क्या कहा गया, कूलाम का नियम कहा गया। उनके अनुसार उन्होंने बताया क्या बताया, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, उन्होंने क्या कहा कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बात हम समझ लेते हैं कि होता कैसे है। देखिए, जैसा बोला था, सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किन्हीं दो स्थिर आवेश, मतलब दो आवेश लेंगे जिनको हम क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे। तो हमने रख दिया पहला आवेश हमारा Q1 और दूसरा आवेश हमारा Q2। बच्चों, हमने मान लिया प्लस Q1 और प्लस Q2 है, धनावेश मान लीजिए। हाँ, एक बात मैंने आवेश में आपको नहीं बताई थी, जब आपके दो समान प्रकार के आवेश आते हैं बच्चों, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और जब दो विपरीत प्रकार के आवेश आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमको आवेश में बताना था, आप उसमें लिख लीजिएगा, जब नोट्स बनाइएगा तो आप उसमें क्या लिखेंगे बच्चों, कि जब समान प्रकार के आवेश आते हैं, एक सामने सामने रखे जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। और जब दो विपरीत प्रकार के आवेश आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलिए अब हम कूलाम का नियम देखते हैं, हमारा होगा क्या। हमने सबसे पहले क्या किया, दो स्थिर आवेश माने Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने क्या माना, मतलब इन दोनों के बीच की क्या दूरी, गैपिंग क्या है, स्मॉल r है। ये माना हमने कि आवेशों के बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल r है। अब देखिए, जो फोर्स एक्ट करेगा आपको, देखिए क्योंकि ये दोनों धनावेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जनरली हमने बताया अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या होगा, ये जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो यहाँ पे क्या F12 लगेगा आपका। जब ये Q2 क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा तो F12 ऐसे लगेगा। और जब आपका Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो क्या होगा, आपका F21 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ, जब ये क्या करेगा, जब हम इसको पास ले आएंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बल लगाएगा एक दूसरे पर। तो जब ये इस पर बल लगाएगा, Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगा बल, तो आपने क्या कहा, F12। इसके सापेक्ष इस पर लगने वाला बल, मतलब आपका F21। अब कूलाम का नियम क्या था, कैसे लिखा गया, वो समझते हैं। हमने कहा सबसे पहले किन्हीं दो स्थिर आवेश को मान लीजिए आप, ठीक है। मान लिया हमने भाई कोई दो स्थिर आवेश है, जिनको हमने क्या कहा, Q1 और Q2 है। फिर कहा उनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो हमारा ये लग रहा है, देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की, जो आवेश की मात्राएं हैं Q1 और Q2, इसके गुणनफल की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, सेपरेशन आपने माना है क्या, स्मॉल r माना।
तो क्या इनकी बीच की दूरी के वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही बताया गया कूलाम का नियम। अब हमारे नियम से क्या निकल के आता वो देखते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपने दूसरी लिखा था मैंने गलती से, आप उसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूरी लिखेंगे, क्योंकि देखिए चित्र में आपने क्या कहा कि इन दोनों आवेशों के क्या बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब आपका यह एक्ट कैसे करेगा, यह प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से नियम से क्या निकल के आता है कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब यह प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 और Q2। दूसरा क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यह प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r का स्क्वायर। यही होगा आपका। देखिए यह प्रोपोर्शनल टू जो 1/r स्क्वायर लिखा है, इसको आप बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको बोला जाता है बच्चों के आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने पढ़ा है पीछे क्लास में इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। अब हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसको बोलते क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन कर दीजिए, जैसे आप बोलते हैं कि आप इनके दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर होंगे, वो नहीं कहेंगे, लेकिन हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू आपका Q1 Q2 अपान क्या R का स्क्वायर। यहां से क्या निकल के आता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हैं, जब भी आप क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कहीं से हटाते हैं तो एक आपका कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे, कैपिटल के को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इक्वल, यहाँ से आ जाएगा K इंटू क्या, Q1 Q2 अपॉन क्या R का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये आपका क्या है, कूलाम का नियम है। अब देखिए बच्चों, जो आपका ये कैपिटल K है, ये मीडियम पर आपकी डिपेंड करता है, मतलब माध्यम पर आपकी ये निर्भर करता है। जैसा माध्यम होगा, आप आवेश को जिस माध्यम में रखेंगे उसका मान वैसे ही चेंज हो जाएगा। लेकिन जनरली आपका K का मान वायु के लिए, वैक्यूम के लिए आपका क्या होता है, 1 होता है। आप अगर लिखना चाहे तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, K जो है ये माध्यम का परावैद्युतांक है, और इसका मान क्या होता है, वायु के लिए, वैक्यूम के लिए क्या होता है, 1 होता है। आप इसको लिख लेंगे नीचे। आपका ये तो हो गया कूलाम का नियम। अगर हमको यहाँ पे K का जो परावैद्युतांक K है, इसकी यूनिट निकालनी हो, मतलब इसका मात्रक निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मात्रक। देखिए यहां से निकालेंगे, ये हो गया आपका F, मतलब चलिए बच्चों हम लोग क्या निकाल रहे थे, मात्रक निकाल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको K का मात्रक निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन। क्या लिखेंगे, बल का मात्रक न्यूटन। R मतलब दूरी है, तो मतलब मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई इधर होगा ना, और देखिए ये बटे में इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या आपका कूलाम का स्क्वायर। आपका मात्रक यहाँ से निकल के क्या आता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या कूलाम का स्क्वायर। मतलब आपका परावैद्युतांक कैपिटल K का मात्रक क्या आता निकल के, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बच्चों आपने लिखा कि कूलाम का नियम आपका क्या आया, F इक्वल K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। प्रयोगों के आधार पर बच्चों K का मान आपका क्या निकाला गया, प्रयोगों के आधार पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर K का मान होता है 9×10⁹। अभी मात्रक आपने निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, वही लिख देंगे। मात्रक K का आपने भी निकाला था ना, वहां पे क्या निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। प्रयोगों के आधार पर बच्चों K का मान निकाला गया 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। अभी ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तब हमारा ये क्या बन के आता है वो देखते हैं। F इक्वल क्या हो जाएगा, 9×10⁹ Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलाम का नियम। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आपका बहुत बार पूछा गया है। कूलाम का नियम क्या है, सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, हमने कहा कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, मान लीजिए वो आवेश आपका क्या Q1 और Q2 था। कहा आपने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती, तथा उनकी बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
फिर आपने कहा दैट इज आपका क्या, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और कहा या प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। फिर आपने इन दोनों को कंबाइन किया और आपने कहा क्या कि या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r का स्क्वायर। और आपने फिर क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया और एक कांस्टेंट को ला दिया। जो कांस्टेंट आपने क्या माना है, कैपिटल K है, जिसको क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। बच्चों हमने क्या पढ़ा, कूलाम का नियम। अब हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या लिखेंगे बच्चों, आपका किन्हीं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, आप लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम क्या करें, किसी अन्य बिंदु आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से, किसी बिंदु आवेश के, मान लीजिए ये बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या करे, अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के, क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण और क्या, प्रतिकर्षण का, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र करता है। आपका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे आप किससे व्यक्त करते हैं, इसको कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं, आप कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। आपने कहा इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला आपका होता है E इक्वल होता है आपका F/Q। हमने आपको बताया क्या कि फॉर्मूले से आप मात्रक निकाल सकते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, क्या, लगने वाले बल किसी बिंदु आवेश पर, या बल और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, आप वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन आप ये परिभाषा नहीं याद करेंगे, हम आपको केवल जनरली बता रहे हैं। जब आपको कोई भी परिभाषा ना याद हो तब आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर याद है आप कोशिश करेंगे कि ये परिभाषा आपको क्या रहे, याद रहे। E इक्वल क्या हो जाएगा आपका F/Q। अगर इसका मात्रक लिखेंगे बच्चों आप, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आपको पता है बच्चों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या निकल के आता है आपका, न्यूटन प्रति कूलाम, अथवा इसका दूसरा मात्रक होता है बच्चों आपका वोल्ट प्रति मीटर। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज आवेश के बारे में पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा, और क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र। आप इन तीनों चीजों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और आगे जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो इन्हीं पे लगेंगे। धन्यवाद।